डॉक्टर का कहना था कि भोलू को दौरे पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो अपना जबड़ा टेढ़ा कर लेता है और ज़ोरों से रोता है, कई तरह की आवाज़ें निकालता है। विज्ञान को चुनौती देना मेरे स्वभाव में नहीं। डॉक्टर मरीज़ को ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी ये प्रमाणित नहीं कर सकता कि भोलू के शरीर को किसी अदृश्य शक्ति ने अपने वश में कर रखा था। हमारे जिले से 40 किलोमीटर दूर स्थित नारायणगंज तहसील में मेरी नौकरी अच्छी चल रही थी। मेरा ट्रांसफ़र कुछ समय के लिए ही इस तहसील में हुआ था। सारा स्टाफ तो पहले से ही जान पहचान का था और तहसील से लगभग 1 किलोमीटर दूर हमारा कार्यालय था, जहां हमारे राजस्व निरीक्षक महोदय दिनेश रावत, हमारे सहकर्मी संजय खरेजी अपने छोटे भाई भोलू के साथ रहते थे। दोनों के सरकारी आवास अगल बगल में लगे हुए थे। संजय खरेजी का परिवार गांव में रहता था और उनकी मदद के लिए उनका छोटा भाई रहता था। भोलू बहुत कुशल व्यवहारिक लड़का था, हंसमुख स्वभाव का, दुबला पतला सा लड़का। उम्र कोई 19 साल की होगी। लंबा कद, गोरा रंग, लंबा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, देखने में औसत था और व्यवहार में टॉपर। मैं उन दिनों बाइक से आना जाना किया करता था। नेशनल हाईवे का काम प्रगति पर था। बस भाग्य में धूल से नहाना लिखा हुआ था। जैसे ही मैं कार्यालय पहुंचता, भोलू मेरा मजाक बनाते हुए कहता, भैया आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। और मैं हमेशा ही कहता, धूल मिट्टी से नहाकर भी मैं तुझे स्मार्ट ही लगता हूँ। भोलू मेरे लिए चाय बना कर ले आता। मेरे काम के वक्त में मेरे साथ बैठा रहता। लगभग भोलू से रोज़ का मिलना था। एक दिन मैं अपना काम निपटाकर घर वापस लौटा। भोलू से मिला भी। वो बिल्कुल सामान्य था। उसने रोज की तरह मुझसे हंसी मजाक किया। रात के वक्त मैं अपने घर पर खाना खा रहा था, तभी दिनेश जी का मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने कपकपाती आवाज़ में कहा, अवस्थी जी, हमारे कार्यालय में किसी भूत प्रेत का साया है। मैंने आश्चर्य होकर पूछा, सर क्या हो गया? अचानक आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, भोलू की स्थिति सामान्य नहीं है। वो भोलू नहीं है। उसके मुंह से अजीब तरह की भयानक आवाज़ निकल रही है और वो खड़े खड़े अपना मुंह टेढ़ा कर लेता है। ये सब देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई वहाँ रुकने की। संजय और उसके कुछ दोस्त मिलकर उसे संभाल रहे हैं। सर की बातें सुनकर कुछ देर के लिए मैं शांत हो गया। मन कर रहा था कि अभी गाड़ी उठाकर भोलू के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मैंने रात बीत जाने का इंतज़ार किया और सुबह अपने कार्यालय के समय से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसकी आवाज़ सुनकर भोलू मेरे पास दौड़ कर आया और बोला, अवस्थी भैया, आज आप अपने टाइम से पहले ही आ गए। भोलू मुझे एकदम सामान्य सा दिखाई दिया। मैं उसे देखकर हैरानी में आ गया कि कल सर कुछ मुझे और ही बता रहे थे। भोलू तो बिल्कुल ठीक है। मैंने भोलू से कहा, हाँ भोलू, तुम सही सोच रहे हो। आज मैं आरआई सर के पास बैठा हूँ, जल्दी से हमारे लिए चाय बना कर ले आओ। भोलू ने कहा, ठीक है भैया, मैं अभी लेकर आता हूँ। और फिर वो चला गया। मैं रावत सर के पास बैठा हुआ था। उन्होंने बताया कि कल का दृश्य वो कभी नहीं भूल सकते। रात के लगभग 3 बजे तक भोलू की स्थिति सामान्य नहीं थी। कार्यालय में भीड़ लगी हुई थी। भोलू के रोने की आवाज़ें इतने मर्मिक थे कि कोई भी रोने लगे, और कभी उसकी भयानक निकलती चीखें सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। रात के समय के आसपास कुछ कन्या पांडे आए और उन्होंने झाड़ फूंक करी। फिर भोलू की स्थिति सामान्य हुई।
मैं हैरान था कि अचानक से भोलू की स्थिति इस तरह से कैसे हो गई। मैं सर से बात कर ही रहा था कि भोलू की आवाज़ आई। अवस्थी जी, ये लीजिए। अवस्थी भैया, आपकी चाय। भोलू 2 कप चाय लेकर आया। रावत जी अजीब डर की नज़रों से भोलू को देख रहे थे। मैंने उन्हें आंखों से इशारा किया कि वो सामान्य रहें, अपने अंदर का डर नहीं दिखाएं। थोड़ी देर में खरे जी का आना हुआ। उन्होंने भोलू को कुछ काम बताया और भोलू अपने काम में बिजी हो गया। खरे जी का चेहरा उतरा हुआ और उदासी से भरा हुआ था। उनकी और भोलू की उम्र में काफ़ी अंतर था। भोलू को वो भाई नहीं, अपना बेटा मानते थे और उसी तरह बचपन से उन्होंने भोलू का पालन पोषण किया। खरे जी ने मुझसे कहा, हिमांशु, कल के नज़ारे को देखकर तो मेरी आत्मा अंदर तक हिल चुकी है। लोगों का कहना है कि ये किसी भूत प्रेत का साया था, लेकिन मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने सलाह दी कि भोलू को मिर्गी या फिर कोई और दौरे भी हो सकते हैं। मुझे क्या करना चाहिए? मैं आप सभी को सच बताऊं तो मेरा और इन अदृश्य शक्तियों का संबंध पुराना है। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि मैंने उन्हें देखा है, लेकिन अनुभव कितनी बार किया है इसकी गिनती मैं खुद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पैतृक गांव में आज भी ये बहुत आम बात है। मैंने अपने बचपन से ही बहुत लोगों के शरीर में इन अदृश्य शक्तियों का भार देखा है, जिसे देखकर मैं काफ़ी भयभीत हो जाता हूँ। तब मेरी स्वर्गवासी बड़ी दादी मुझे समझाती थी कि भूत भय होता है। अगर तुम भयभीत हुए तो समझो भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। मैं इन शक्तियों को मानता ज़रूर हूँ, लेकिन आंखों में पट्टी बांधकर इतना भी अंधविश्वास मेरे अंदर नहीं है कि झाड़ फूक और तंत्र विद्या के सामने मैं डॉक्टरी इलाज को चुनौती दे सकूं। मैंने संजय भैया से कहा, भैया, आपके डॉक्टर दोस्त का कहना सही भी हो सकता है। आप अस्पताल में भोलू का इलाज कराएं। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करें, बल्कि आज ही जबलपुर के लिए निकल जाएं। ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है। तो इस पर खरे जी ने कहा, ठीक है, तुम सही कहते हो, मैं आज ही भोलू को लेकर निकलता हूँ। हम सभी अपने काम में व्यस्त हो गए। संजय भैया दोपहर 3 बजे भोलू को लेकर जबलपुर निकलने वाले थे। मैं आरआई सर के साथ बैठकर काम में बिजी था। काफ़ी लोग कार्यालय में मुझसे मिलने आए थे। कलम निरंतर चलते जा रहे थे। समय दोपहर के 1:30 बजे के होंगे। अचानक खरे जी के कमरे से ज़ोरदार आवाज़ें आने लगी। खरे जी ज़ोर से चिल्लाए, भोलू, क्या हो गया बेटा? ऐसा क्यों कर रहा है? उनकी आवाज़ सुनते ही मैं दौड़कर उनके कमरे में पहुंचा। जब मैंने भोलू को देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो धरती पर बैठा था। उसके कंठ से जोर की आवाज़ें निकल रही थी, जैसे वो चीख रहा हो, और सहज ही वो जबड़ा बाईं ओर घुमाने लगा। खरे जी के माथे से ठंडा पसीना निकल गया। कार्यालय में भोलू को देखने के लिए भीड़ लग गई। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सबसे पहले कार्यालय की भीड़ को कम किया और दरवाजे को बंद कर दिया। कमरे में सिर्फ मैं, खरे जी और भोलू थे। मैंने खरे जी को अगरबत्ती जलाने को कहा। खरे जी ने अगरबत्ती जलाई और वो भोलू के नाक के पास लेकर गए। जैसे ही धुआं भोलू के नाक में गया, वो ज़मीन पर ज़ोरों से लौटने लगा। उसकी भयानक आवाज़ और तेज हो गई, और तभी हम लोगों ने वो देखा जिसकी उम्मीद मैंने तो क्या, खरे जी ने भी कभी सपने में भी नहीं की होगी। भोलू ने एकदम से अपना मुंह ऊपर की तरफ खोला और उसके मुंह से बाहर निकलता हुआ काला धुआं मैंने और खरे जी ने साफ साफ अपनी आंखों से देखा।
उस नज़ारे को देखकर मैं एकदम से पीछे हट गया और खरेजी तो एकदम से ठिठक कर नीचे गिर ही पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बला है। फिर एकदम से धुआं निकलकर जैसे हवा में कहीं मिल सा गया और फिर गोलू एकदम सा ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर बाद गोलू को होश आया तो गोलू एकदम सामान्य था। मुझे समझ आ गया कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। ये कोई मानसिक रोग नहीं बल्कि ये किसी प्रेत का चक्कर है। मैं और खरेजी मिलकर तुरंत ही भोलू को एक तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने बताया कि कल शाम को भोलू ने एक मटके के पास पेशाब कर दिया था। दरअसल उस मटके में एक जिन्न था। वो जिन्न अब बहुत ही गुस्सा है और भोलू को अपने कब्जे में करना चाहता है, उसे तड़पाना चाहता है। तांत्रिक ने जिसके बाद भोलू को एक ताबीज़ दिया और फिर उसके दोनों हाथों में 2 ताबीज बांध दिए। उस दिन के बाद से भोलू कभी भी वैसा व्यवहार नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सोनू को इस नए काम में जुड़े हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। यहीं कोई 2-4 दिन ही बीते होंगे। काम था पहरेदारी का। पहरेदारी किसकी? तो कब्रिस्तान की। कब्रिस्तान, जी हाँ, सही सुना आपने। सोनू अपने मन ही मन में बड़बड़ाता हुआ बाहर कुर्सी पर बैठा था। ये कब्रिस्तान की पहरेदारी का क्या चक्कर है यार? कब्रिस्तान का भी कोई पहरेदारी करता है? यहाँ क्या चुराएगा कोई? कुछ है ही नहीं चुराने को। मुझे क्या, मुझे तो बस पैसों से मतलब है भाई। पैसे मिल गए, मेरा काम हुआ, मैं निकला अपने रास्ते, बाकी तुम लोग अपना समझो। और सोनू ये सब बड़बड़ाते हुए अपनी नज़र इधर उधर घुमाए जा रहा था। उसे ये काम बड़ा बोरिंग भी लगता था क्योंकि वहाँ आसपास कोई और इंसान दूर दूर तक वहाँ कोई था ही नहीं जिससे सोनू बात तो दूर देख भी सके। वो अकेला बैठा वहाँ ऊब रहा था, मगर कर भी क्या सकते हैं, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत जो थी, इसलिए वो ये काम के लिए राज़ी हो गया। सोनू डरपोक नहीं था। वो भूत प्रेत ऐसी बातों पर विश्वास ही नहीं करता था, इसलिए डर का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बस ऊब रहा था। अभी सोनू कुर्सी पर बैठा इधर उधर अपनी नज़रें घुमा ही रहा था कि तभी अचानक कब्रिस्तान के अंदर से उसे जैसे एक खटपट की आवाज़ सी आई। वो उठकर खड़ा हो गया और सोचने लगा कि आखिर इस वक्त कब्रिस्तान में कौन होगा। उसे ये कहा गया था कि इस कब्रिस्तान में लाशें चोरी होती हैं। इसलिए सोनू अपने जेब से टॉर्च निकाला और कब्रिस्तान का गेट खोल कब्रिस्तान के अंदर की तरफ जाने लगा। कब्रिस्तान के अंदर पूरा अंधेरा छाया हुआ था। कहीं भी रोशनी का कोई जरिया नहीं था। उस रात आसमान पर चांद भी नहीं था क्योंकि वो अमावस की रात थी। सोनू की छोटी सी बैटरी टॉर्च उसे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे थे, मगर जितना भी दिख रहा था उससे तो यही समझ में आ रहा था कि कब्रिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं है सिवाय सोनू के। सोनू आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से उसे वही खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वो उस आवाज़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उस आवाज़ की ओर बढ़ रहा था वैसे वैसे वो आवाज़ और भी तेज होती जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ है किस चीज़ की। इतनी रात गए एक क्रिश्चियन कब्रिस्तान में एक अकेला आदमी, ऊपर से एक आवाज़। कोई भी होता तो डर जाता, मगर सोनू वो बहुत ही हिम्मत वाला आदमी था। वो आगे बढ़ता रहा और बस बढ़ता रहा। कब्रिस्तान जितना बड़ा बाहर से दिखता था, अंदर से उससे कई ज़्यादा बड़ा था।
कई सारी कब्रें थी वहाँ पर। वो आगे बढ़ता रहा और उस आवाज़ के करीब जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो उस आवाज़ के करीब जा रहा है वैसे वैसे वो आवाज़ उससे और दूर होती जा रही है। मगर सोनू ने भी हार नहीं मानी। वो आगे चलता रहा। चलते चलते आखिरकार वो आवाज़ उसके करीब आ ही गई, यानी कि वो उस आवाज़ के पास पहुंच ही गया। वो आवाज़ एक कब्र के पास से आ रही थी। एक कब्र, जी हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे उस कब्र के अंदर से कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था। अब सोनू को डर लगने लगा। भले कितना ही वो बहादुर था, मगर एक कब्र के अंदर से आवाज़, ये उसने कभी नहीं सोचा था। तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगा था। मगर तभी कब्र की वो ऊपर की जो सीमेंट की परत थी वो अचानक से हिलने लगी। सुमित डर के मारे कंपकपाने लगा। तभी अंदर से आवाज़ आई, रुको रुको, डरो मत। ये आवाज़ एक औरत की आवाज़ थी। अब सोनू बहुत ज़्यादा डरने लगा था। वो वहाँ से भागने ही वाला था कि तभी वो आवाज़ और तेज हो गई। प्लीज़ प्लीज़ रुको, भागो मत, मेरी मदद करो। सोनू वहाँ पर रुका और उसने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम? क्या मदद चाहिए मुझसे? तभी कब्र के अंदर से आवाज़ आई, मेरा नाम मैरी है, मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। कल अगर कोई ऑफिसर आया और मेरे बारे में पूछा तो उसे बता देना। वो मेरे पति हैं, वो शहर से बाहर गए थे तो उनके आए बगैर ही मुझे दफना दिया गया। बस तुम उन्हें इतना बता देना कि मेरी मौत नहीं हुई थी, मुझे मारा गया था। बाकी वो सारा कुछ देख लेंगे, बस मेरा ये काम कर दो। और फिर वो आवाज़ कहीं हवा में लुप्त सी हो गई। सोनू डरते डरते वापस कब्रिस्तान के बाहर आकर बैठ गया। उसे समझ नहीं आया था कि अभी अभी जो कुछ हुआ क्या वो सच था या फिर बस एक सपना। खैर, अगली सुबह एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उस कब्र के ऊपर फूल रखने आया था। सोनू ने उस ऑफिसर से बात की और उन्हें सारा माजरा बता दिया, जिसके बाद वो ऑफिसर वहाँ से चले गए। कुछ दिनों बाद पता चला कि उस ऑफिसर ने जांच पड़ताल की और जिससे ये निष्कर्ष निकला कि मैरी की मौत नहीं हुई थी बल्कि उसका कत्ल हुआ था, और उसका कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसके पड़ोसी ने किया था। और इस तरह से सोनू ने एक भूत को इंसाफ दिलाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।